चैप्टर 17 सोमवार को सुबह करीब 4 बजे सूरज क्षितिज पर पुनः दिखाई दिया। बादल छंट गए थे और खुशनुमा हवा ने सुबह की ताजगी को ताज़ा कर दिया था। धरती, जो सुगंधित सांसों से महक रही थी, हमारे यात्रियों की नज़रों के सामने फिर से प्रकट हुई। विपरीत धाराओं द्वारा घुमाया गया गुब्बारा मुश्किल से अपनी जगह से हिला था और डॉक्टर ने गैस को सिकुड़ने दिया ताकि वह अधिक उत्तर दिशा में जा सके। लंबे समय तक उसकी खोज बेकार रही। हवा उसे पश्चिम की ओर ले गई जब तक कि वह प्रसिद्ध चंद्र पर्वतों के सामने नहीं आ गया, जो तांगानाइका झील के छोर के चारों ओर अर्धवृत्त में खुद को समूहीकृत करते थे। उनकी चोटियां, लेकिन थोड़ी सी उभरी हुई, नीले क्षितिज के सामने खड़ी थीं, ताकि उन्हें प्राकृतिक किलेबंदी के रूप में गलत समझा जा सके, जिसे अफ्रीका के केंद्र के खोजकर्ताओं द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ अलग थलग शंकु थे, जो अनंत बर्फ के निशान को प्रकट करते थे। आखिरकार हम यहाँ आ ही गए, डॉक्टर ने कहा, एक अज्ञात देश में। कैप्टन बर्टन ने पश्चिम की ओर बहुत दूर तक चढ़ाई की, लेकिन वह उन प्रसिद्ध पहाड़ों तक नहीं पहुँच सका। उसने उनके अस्तित्व को भी नकार दिया, जैसा कि उसके साथी स्पीक ने दृढ़ता से पुष्टि की थी। उसने दिखावा किया कि वे स्पीक की कल्पना में पैदा हुए थे, लेकिन हमारे लिए, मेरे दोस्तों, इसमें कोई और संदेह संभव नहीं है। कैनेडी ने पूछा, क्या हम उन्हें पार कर जाएं? नहीं, अगर भगवान को यह अच्छा लगे। मैं ऐसी हवा की तलाश में हूँ जो मुझे भूमध्य रेखा की ओर वापस ले जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका इंतज़ार भी करूँगा और गुब्बारे को ऐसे जहाज़ की तरह बनाऊँगा जो लंगर डाले हुए है, जब तक कि अनुकूल हवाएं न आ जाएं। लेकिन डॉक्टर की दूरदर्शिता का फल उन्हें जल्द ही मिला। विभिन्न ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास करने के बाद विक्टोरिया ने अंततः मध्यम गति से उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। हम सही रास्ते पर हैं, डॉक्टर ने अपने कंपास से सलाह लेते हुए कहा, और सतह से मुश्किल से 200 फीट की दूरी पर हमारे लिए भाग्यशाली परिस्थितियां हमें इन नए क्षेत्रों की टोह लेने में सक्षम बनाती हैं। जब कैप्टन स्पीक ने उकेरोए झील की खोज शुरू की, तो वह काजे के ऊपर एक सीधी रेखा में पूर्व की ओर चढ़ गया। स्कॉट ने पूछा, क्या हम इसी तरह लंबे समय तक चलते रहेंगे? शायद। हमारा उद्देश्य नील नदी के उद्गम की दिशा में एक बिंदु को आगे बढ़ाना है, और हमें उत्तर से आए खोजकर्ताओं द्वारा पहुंची चरम सीमा तक पहुंचने से पहले 600 मील से अधिक की यात्रा करनी है। और हम ठोस जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। जो ने बड़बड़ाया, ये किसी भी व्यक्ति के पैरों में ऐंठन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। ओह हाँ, वास्तव में, मेरे अच्छे जो, डॉक्टर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हमें अपने प्रावधानों को मितव्ययिता से पूरा करना होगा, आप जानते हैं। और रास्ते में, डिक, आपको हमारे लिए कुछ ताज़ा मांस लाना होगा। जब भी आप चाहें, डॉक्टर। हमें अपने पानी के भंडार को भी फिर से भरना होगा। कौन जानता है कि हमें सूखे इलाकों में ले जाया जा सकता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरत सकते। दोपहर के समय विक्टोरिया 29 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर और 3 डिग्री 15 मिनट दक्षिण अक्षांश पर थी। वो ओफू गांव से गुजरी, जो उन्याम्वेज़ी की आखिरी उत्तरी सीमा है, जो उकेरियुए झील के सामने है, जिसे अभी भी देखा जा सकता था। भूमध्य रेखा के पास रहने वाली जनजातियां थोड़ी ज्यादा सभ्य लगती हैं, और उन पर निरंकुश राजाओं का शासन होता है, जिनका नियंत्रण असीमित निरंकुशता है। उनकी शक्ति का सबसे सघन संघ कराग्वा प्रांत का निर्माण करता है। विमान यात्रियों ने तय किया कि वे पहले अनुकूल स्थान पर उतरेंगे। उन्होंने पाया कि उन्हें कुछ समय के लिए रुकना होगा और गुब्बारे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। इसलिए सिलेंडर की लौ को धीमा कर दिया गया और गाड़ी से बाहर फेंके गए लंगर ने कुछ ही देर में एक विशाल मैदान की घास को झाड़ना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित ऊंचाई से देखने पर एक कटे हुए लॉन की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसकी ऊंचाई 7 से 8 फीट थी। गुब्बारा इस ऊंची घास को बिना झुकाए एक विशाल तितली की तरह पार कर गया। कोई बाधा नजर नहीं आ रही थी। ये हरियाली का एक ऐसा सागर था जिसमें एक भी बाधा नहीं थी। कैनेडी ने टिप्पणी की, हम इस शैली में बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं। मुझे एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है जिसके पास हम जा सकें, और मुझे डर है कि हमारा शिकार खत्म हो गया है। रुको, डिक, तुम इस घास में किसी भी तरह शिकार नहीं कर सकते,
जो तुम्हारे सिर से भी ऊंची है। हम अभी एक अनुकूल जगह ढूंढ लेंगे। सच में यह एक आकर्षक भ्रमण था जो वे अब कर रहे थे। इस हरे, लगभग पारदर्शी समुद्र पर एक वास्तविक नौवहन हवा के झोंके में धीरे धीरे लहराता हुआ। छोटी गाड़ी हरियाली की लहरों को चीरती हुई प्रतीत होती थी और समय समय पर शानदार पंखों वाले पक्षियों के झुंड ऊंची घास से फड़फड़ाते हुए उठते थे और खुशी से चिल्लाते हुए तेजी से दूर चले जाते थे। लंगर फूलों की इस झील में डूब गए और एक खांचा बना जो उनके पीछे बंद हो गया, जैसे कि एक जहाज का जट था। अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। लंगर ऊंची घास में छिपी किसी चट्टान की दरार में फंस गया था। हम तेज हैं, जो ने कहा। ये शब्द अभी बोले ही गए थे कि हवा में एक तीखी चीख गूंजी और हमारे यात्रियों के होठों से विस्मय के साथ निम्नलिखित वाक्यांश निकले। वह क्या है? एक अजीब चीख। देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं। लंगर फिसल गया है। नहीं, ये पकड़ में आता है और मजबूती से भी पकड़ में आता है, जो ने कहा, जो रस्सी को खींच रहा था। तो फिर ये चट्टान ही है जो हिल रही है। घास में बहुत तेज सरसराहट महसूस हुई और जल्द ही उसके ऊपर एक लंबी, घुमावदार आकृति उभरती हुई दिखाई दी। एक सांप, जो चिल्लाया। एक सांप, कैनेडी ने अपनी राइफल संभालते हुए दोहराया। नहीं, डॉक्टर ने कहा, ये तो हाथी की सूंड है। हाथी, सैमुएल। और ये कहते हुए कैनेडी ने अपनी राइफल कंधे पर रख ली। रुको, डिक, रुको। ये सच है। जानवर हमें खींच रहा है। और सही दिशा में, जो सही दिशा में। हाथी अब कुछ आगे बढ़ रहा था और जल्द ही एक खुले स्थान पर पहुंच गया जहां से उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसके विशाल आकार से डॉक्टर ने एक शानदार प्रजाति के नर को पहचान लिया। उसके 2 सफ़ेद दांत थे जो खूबसूरती से घुमावदार थे और लगभग 8 फीट लंबे थे और इनमें लंगर की टांगें मजबूती से फंसी हुई थीं। जानवर अपनी सूंड से खुद को गाड़ी से बांधने वाली रस्सी से अलग करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। उठो, आगे बढ़ो, बूढ़े साथी, जो ने खुशी से चिल्लाते हुए इस अनोखी टीम को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की। ये यात्रा करने का एक नया तरीका है मेरे लिए, अब और घोड़े नहीं। एक हाथी, अगर तुम चाहो तो। लेकिन वो हमें कहाँ ले जा रहा है? कैनेडी ने कहा, जिसकी राइफल उसकी मुट्ठी में खुजला रही थी। वो हमें ठीक वहीं ले जा रहा है जहां हम जाना चाहते हैं, मेरे प्यारे डिक। थोड़ा सब्र करो, विगेमोर, विगेमोर, जैसा कि स्कॉच देश के लोग कहते हैं, जो ने बहुत खुशी से चिल्लाया। जी अप, जी अप। अब विशाल जानवर बहुत तेजी से सरपट दौड़ने लगा। उसने अपनी सूंड को इधर उधर फेंका और उसकी राक्षसी छलांगों ने कार को कई जोरदार धक्के दिए। इस बीच डॉक्टर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़ा था ताकि जरूरत पड़ने पर रस्सी काट सके। लेकिन उन्होंने कहा, हम अंतिम क्षण तक अपना लंगर नहीं छोड़ेंगे। टीम के साथ एक हाथी के साथ यह अभियान लगभग 1.5 घंटे तक चला, फिर भी जानवर जरा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। ये विशाल जीव बहुत अधिक दूरी तक जा सकते हैं और एक दिन से दूसरे दिन वे उस स्थान से बहुत दूर पाए जाते हैं जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था, जैसे वेल जिनके द्रव्यमान और गति की वे बराबरी करती हैं। वास्तव में, जो ने कहा, यह एक वेल है जिसे हमने हार्पून से मारा है और हम वही कर रहे हैं जो वेलमैन मछली पकड़ते समय करते हैं। लेकिन जमीन की प्रकृति में बदलाव के कारण डॉक्टर को अपनी हरकतों का तरीका बदलना पड़ा। मैदान के उत्तर में, लगभग 3 मील दूर, क्षितिज पर कैल्मेडोस का घना जंगल दिखाई दिया। इसलिए आखिरकार गुब्बारे को उसके भारवाहक जानवर से अलग करना जरूरी हो गया। कैनेडी को हाथी को रोकने का काम सौंपा गया था। उसने अपनी राइफल को कंधे पर रखा, लेकिन उसकी स्थिति सफल शॉट के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए पहली गोली चली और वह जानवर की खोपड़ी पर जाकर गिर गई, जैसे लोहे की प्लेट पर गिरती। जानवर को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन गोली चलने की आवाज़ सुनकर उसने अपनी गति बढ़ा दी और अब वो पूरी तरह से सरपट दौड़ रहे घोड़े की तरह तेज चल रहा था। द ड्यूस, कैनेडी ने कहा, कितना ठोस दिमाग है, जो ने टिप्पणी की। कैनेडी ने अपनी राइफल को सावधानी से फिर से लोड करते हुए कहा, हम कंधे के जोड़ के पीछे कुछ शंक्वाकार गोलियां आजमाएंगे।
अगले ही पल उसने गोली चला दी। जानवर ने भयंकर चीख मारी, लेकिन पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ गया। आओ, जो ने दूसरी बंदूक से निशाना साधते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, नहीं तो हम इसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और अब 2 गोलियां उस प्राणी के शरीर के अंदर घुस गईं। हाथी रुक गया, अपनी सूंड उठाई और पूरी गति से जंगल की ओर दौड़ने लगा। उसने अपना विशाल सिर हिलाया और उसके घावों से खून बहने लगा। आइए हम अपनी आग को जारी रखें, मिस्टर कैनेडी, और लगातार आग भी जलाते रहना चाहिए, डॉक्टर ने आग्रह किया, क्योंकि हम जंगल के बहुत करीब हैं। 10 और गोलियां चलाई गईं। हाथी ने भयानक छलांग लगाई, कार और गुब्बारा इस तरह टूट गए मानो सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, और झटके से डॉक्टर ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी। इस प्रकार स्थिति वास्तव में बहुत भयावह हो गई थी। लंगर की रस्सी, जो सुरक्षित रूप से फंसी हुई थी, को अलग नहीं किया जा सका, नहीं इसे हमारे विमान चालकों के चाकुओं से काटा जा सका, और गुब्बारा जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब जानवर ने अपना सिर उठाया तो उसकी आंख में एक गेंद लगी। इस पर वह रुक गया, लड़खड़ा गया, उसके घुटने उसके नीचे मुड़ गए, और उसने गुब्बारे में अपने दुश्मनों के हमलों के लिए अपना पूरा पक्ष उजागर कर दिया। उसके दिल में एक गोली लगी है, कैनेडी ने एक आखिरी राइफल शॉट छोड़ते हुए कहा। हाथी ने भय और पीड़ा से भरी एक लंबी दहाड़ लगाई, फिर एक क्षण के लिए खुद को ऊपर उठाया, अपनी सूंड को हवा में घुमाया और अंत में अपने एक दांत पर पूरे वजन के साथ गिर गया, जिसे उसने तोड़ दिया। वो मर चुका था, कैनेडी ने कहा, उसका दांत टूट गया है, वह भी हाथी दांत जो इंग्लैंड में 100 पाउंड पर 35 गिनी मिलता था। इतना भी, जो ने लंगर की रस्सी के सहारे जमीन पर उतरते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा, इस पर आहें भरने का क्या फायदा है, डिक? क्या हम हाथी दांत के व्यापारी हैं? क्या हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं? जो ने लंगर की जांच की और पाया कि यह बिना टूटे दांत से मजबूती से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर और डिक जमीन पर कूद पड़े, जबकि गुब्बारा, जो अब आधा खाली हो चुका था, विशाल जानवर के शरीर के ऊपर मडरा रहा था। कैनेडी ने कहा, क्या शानदार जानवर है, कितना मांस का ढेर, मैंने भारत में कभी इतने बड़े आकार का हाथी नहीं देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे प्यारे डिक, मध्य अफ्रीका के हाथी दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। एंडरसन और कमिंग्स ने केप के आसपास इतना लगातार शिकार किया है कि ये जानवर भूमध्य रेखा की ओर चले गए हैं, जहां वे अक्सर बड़े झुंडों में देखे जाते हैं। इस बीच, मुझे उम्मीद है, जो ने कहा, हम इस आदमी का एक निवाला चखेंगे। मैं उसके खर्च पर आपके लिए एक बढ़िया डिनर का प्रबंध करने का जिम्मा लेता हूँ। कैनेडी 1 या 2 घंटे के लिए शिकार करने चले जाएंगे, डॉक्टर गुब्बारे का निरीक्षण करेंगे, और जब वे उस काम में व्यस्त होंगे, मैं खाना बनाऊंगा। अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर ने कहा, तो जैसा चाहो करो, जो। जहां तक मेरा प्रश्न है, शिकारी ने कहा, मैं उन 2 घंटों के अवकाश का लाभ उठाऊंगा जो ने मुझे देने की कृपा की है। जाओ, मेरे दोस्त, लेकिन कोई नासमझी मत करना, बहुत दूर मत भटकना, डरो मत, डॉक्टर। और ऐसा कहते हुए डिक अपनी बंदूक कंधे पर रखकर जंगल में घुस गया। इसके बाद जो अपने काम पर लग गया। सबसे पहले उसने जमीन में 2 फीट गहरा गड्ढा बनाया, इसे उसने सूखी लकड़ियों से भर दिया जो वहां बिखरी हुई थीं, जहां हाथियों ने उन्हें बिखेरा था, जिनके पच्चे न वहां देखे जा सकते थे जहां वे जंगल में से होकर गुजरे थे। ये गड्ढा भर गया, उसने इस पर 1 फीट ऊंची लकड़ियों का ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। फिर वह हाथी के शव के पास वापस गया, जो जंगल के किनारे से लगभग 100 फीट की दूरी पर गिरा था। फिर उसने सूंड को काटने के लिए चतुराई से काम लिया, जिसका आधार लगभग 2 फीट व्यास का रहा होगा। इसमें से उसने सबसे नाजुक हिस्सा चुना और फिर जानवर के एक स्पंजी पैर को अपने साथ ले गया। वास्तव में, ये सबसे बेहतरीन टुकड़े हैं, जैसे बाइसन का कुबड़, भालू के पंजे और जंगली सुआ का सिर। जब लकड़ियों का ढेर अंदर और बाहर से पूरी तरह जल गया, तो राख और गर्म कोयले से साफ किए गए छेद में बहुत अधिक तापमान बना रहा। सुगंधित पत्तियों से घिरे हाथी के मांस के टुकड़ों को इस तात्कालिक ओवन में रखा गया और गर्म कोयले से ढक दिया गया।
फिर जो ने लकड़ियों का दूसरा ढेर लगाया और जब वो जल गया तो मांस को अच्छी तरह पकाया गया। फिर जो ने ओवन से खाने को निकाला, हरी पत्तियों पर स्वादिष्ट मिश्रण फैलाया और अपने खाने को हरी घास के एक शानदार टुकड़े पर सजाया। अंत में उसने कुछ बिस्किट, कुछ कॉफी, कुछ कॉर्नेट निकाला और पास की एक छोटी सी नदी से शुद्ध ताज़ा पानी का एक कैन लिया। इस प्रकार तैयार किया गया भोजन देखने में बहुत ही स्वादिष्ट था और जो ने बहुत अधिक गर्व महसूस किए बिना सोचा कि इसे खाना भी अच्छा लगेगा। बिना किसी खतरे या थकान के यात्रा उन्होंने एकालाप किया, जब मन करे तब खाना, हर समय झूलता हुआ झूला। एक आदमी इससे ज्यादा क्या चाह सकता है? और कैनेडी था, जो आना नहीं चाहता था। डॉक्टर फर्ग्यूसन अपनी ओर से गुब्बारे की गंभीर और गहन जांच में व्यस्त थे। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि गुब्बारे को तूफान से कोई नुकसान पहुंचा है। रेशम और गुट्टा पर्चा ने शानदार तरीके से प्रतिरोध किया था और जमीन की सटीक ऊंचाई और गुब्बारे के आरोही बल का अनुमान लगाने पर हमारी एरोनॉट ने संतुष्टि के साथ देखा कि हाइड्रोजन बिल्कुल उसी मात्रा में था जितनी पहले थी। आवरण पूरी तरह से जलरोधी बना हुआ था। हमारे यात्रियों को जंजीबार छोड़े हुए अभी केवल 5 दिन ही हुए थे। उनके पेमिकन को अभी तक छुआ नहीं गया था। उनके पास बिस्कुट और पॉटेड मीट का स्टॉक लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त था और पानी के अलावा फिर से भरने के लिए कुछ भी नहीं था। पाइप और सर्पिल एकदम सही हालत में लग रहे थे, क्योंकि उनके इंडिया रबर जोड़ों की बदौलत वे गुब्बारे के सभी कंपनों के लिए तैयार हो गए थे। उनकी जांच समाप्त होने के बाद डॉक्टर ने अपने नोट्स को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के परिदृश्य का एक बहुत ही सटीक रेखाचित्र बनाया, जिसमें दूर तक फैली लंबी घास की भूमि, शांत चित्तों का जंगल और मृत हाथी के शरीर पर स्थिर पड़ा गुब्बारा शामिल था। अपने 2 घंटे के अंत में कैनेडी मोटी तीतरों की एक कतार और एक ओरिक्स, एक प्रकार का जेम्स बॉक जो मृगों की सबसे फुर्तीली प्रजाति का होता है, की पीठ लेकर लौटा। जो ने बाद में भोजन के लिए इस अतिरिक्त स्टॉक को तैयार करने का बीड़ा उठाया। लेकिन खाना तैयार है, उसने अपनी संगीतमय आवाज में चिल्लाया, और तीनों यात्रियों को बस हरी घास पर बैठना था। हाथी की सूंड और पैर बहुत सुंदर घोषित किए गए। हमेशा की तरह पुराने इंग्लैंड को टोस्ट किया गया और स्वादिष्ट हवाना ने पहली बार इस आकर्षक देश को सुगंधित किया। कैनेडी ने 4 लोगों की तरह खाया, पिया और बातें की। वो अपने नए जीवन से पूरी तरह खुश था और उसने गंभीरता से डॉक्टर के सामने प्रस्ताव रखा कि वो इस जंगल में बस जाए, शाखाओं और पत्तों का एक केबिन बनाए और वहीं अफ्रीका में रॉबिन्सन क्रूसो राजवंश की नींव रखे। प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, यद्यपि जो ने तुरंत ही अपने लिए मैन फ्राइडे का किरदार चुन लिया था। देश इतना शांत, इतना सुनसान लग रहा था कि डॉक्टर ने रात जमीन पर बिताने का फैसला किया और जो ने जंगली जानवरों के खिलाफ एक अनिवार्य अवरोध के रूप में पहरेदारी के लिए आग का घेरा बनाया, क्योंकि लकड़बग्घे, कॉगर और सियार मृत हाथी की गंध से आकर्षित होकर पड़ोस में घूम रहे थे। कैनेडी को इन असभ्य आगंतुकों पर कई बार अपनी राइफल चलानी पड़ी, लेकिन रात बिना किसी अप्रिय घटना के बीत गई।